तो बच्चों आज के वीडियो में हम यूनिट 3 की बात करेंगे। आपने हमारे इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जिक्र किया था। तो उस वीडियो को अगर आपने बच्चा नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। हमारा एक प्लेलिस्ट है अधिगमकर्ता का विकास, हमने उनके वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। आज के वीडियो में बच्चा हम यूनिट 3 की बात करेंगे। यूनिट 3 में बच्चा हम लोग सीखेंगे सीखने के बारे में, सीखना क्या होता है, लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, हमने भी इनके डिफिनेशन बना के लिखा है बच्चा। इनके इजी डिफिनेशंस क्या होंगे, किस तरीके से इनको हम इजी वे में लिखें कि एग्ज़ाम में एक गुड स्कोरिंग कर सकें। क्योंकि आपको पता जब इनके आप डिफिनेशन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती हैं, लेकिन इसी चीज़ को जब अभी हम आपको पढ़ा देंगे और आफ्टर दैट जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को लिख पाओगे, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे आप सभी को पता है बच्चा, इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हम सीखने के बारे में पढ़ेंगे, यानी लर्निंग एंड मोटिवेशन के ही बारे में पढ़ेंगे। एक बार तो आप जब भी पढ़ो एक बार सरसरी निगाह से पूरे प्रश्नों को जरूर पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं सीखने के बारे में, लर्निंग और मोटिवेशन के बारे में काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप देखो बच्चा, कभी याद नहीं करना। अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ गए तो बिल्कुल नहीं याद कर पाओगे, लेकिन अगर आप इनको पढ़ रहे हो 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लो तो इनके बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। इनके सीखने के जो भी पॉइंट्स है बच्चा, लर्निंग और मोटिवेशन के बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। फिर प्रश्नों को बना के लिखना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। वहीं पर कुछ पॉइंट्स हम भी आपको दे रहे हैं जिसके थ्रू क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हो जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है आज का बच्चा, अधिगम यानी जिसे सीखना कहते हैं से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अधिगम के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। बच्चा ये हमारा क्वेश्चन है। अब अधिगम से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सीखने से कोई भी क्वेश्चन उठेगा। अगर आप इस सेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो बच्चा अगला भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीखने के प्रमुख नियम हैं। तो यही जब आप इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके रहोगे तो कहीं ना कहीं लगभग चीज़ें आपकी वहीं से मैच कर जाएंगी। अब आपको यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इनके नियम के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेना है बच्चा, बाकी इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर ले जाओगे। ऐसे ही यहाँ पर लर्निंग की बातें होंगी। इसमें क्या होगी, लर्निंग के बारे में कहीं ना कहीं सीखने वर्ड से ही बच्चा हमारे सारे क्वेश्चन सब यहाँ पर बनने वाले हैं। तो अगर आप मेन क्वेश्चन जो आपका पहला है, अब यहाँ पर क्या है, अधिगम सीखने के सिद्धांत से क्या आप समझते हैं। जब पहला ही क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा तो लगभग क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। एक आध क्वेश्चन जो यहाँ पर डिफरेंट होगा हमें उसे और मार्किंग कर लेना चाहिए। उसके बाद बच्चा इस यूनिट के क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से लिख पाओगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है बच्चा हम लोग का, अधिगम यानी सीखने से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अधिगम के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो होगा, जब भी आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली हेडिंग आपकी यही होनी चाहिए, अधिगम यानी सीखने का अर्थ। और इंग्लिश में ज़रूर हेडिंग डाल दिया करो बच्चा, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखा रहता है, बस आपको कुछ वर्ड्स आगे ऐड कर देना होता है। जैसे मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ का मतलब आप सभी को पता है, का अर्थ। और किसका अर्थ बच्चा, लर्निंग का। अब जब आप इसे यहाँ से याद करते हैं, यहाँ लिखा रहता है अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आप लोग को दिख रहा हो नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब बच्चा जैसे ये प्रश्न है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, बुक में अधिगम के डिफिनेशन को एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की, लेकिन उदाहरण हमें कभी भी पहले नहीं देना चाहिए। बुक है, अच्छा लिखा है, नो डाउट, लेकिन बच्चा अगर इसके पहले हम कुछ लाइन अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देंगे तो देखो यही डिफिनेशन कितना प्यारा बन जाएगा। हमने क्या लिखा, अधिगम यानी सीखना, आप दिमाग में हमेशा रखना, अधिगम का मतलब सीखना होता है। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप सभी बच्चों को पता है सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है और जब वो उसकी मृत्यु होती है तब तक वह सीखता रहता है, जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक वह सीखता रहता है। तो बच्चा इसके बारे में हम लिख सकते हैं, अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस लाइन को पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। नो डाउट वो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे ने पढ़ रखा है और प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर को दे रहा है। और ऐसा भी कोई वर्ड आप नहीं लिख रहे हो जिससे आपको बहुत दिक्कत हो। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं बच्चा, अधिगम का मतलब सीखना होता है, एक व्यापक, सतत
एवं जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है, जाहिर सी बात है, और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। प्यारे बच्चों, इतना इजी लैंग्वेज कहीं आपको नहीं मिलेगा। जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। धीरे धीरे, जाहिर सी बात है, जब वो बड़ा होगा तो जैसा एटमॉस्फेयर होगा बच्चा वैसे उढलने की कोशिश करने लगता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस समायोजन के दौरान जो भी उसका मतलब टाइम पीरियड होगा उसके दौरान बच्चा वह अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, हम जब बड़े होते हैं तो हम सीखने का प्रयास करते हैं और उस सीखने के प्रयास से ही हम चाहते हैं हमारा जो अनुभव है, इस अनुभव से हम अपने सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस टैलेंट के बदौलत वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस अनुभव से कहीं ना कहीं लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जो बच्चा मनोविज्ञान की प्रक्रिया है उसमें इसी को क्या कहते हैं, इसी वर्ड को सीखना कहते हैं, वहाँ पर इसे सीखना कहते हैं। अब इस डिफिनीशन को आप सोचो कितने अच्छे से लिख सकते हो। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। क्या आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही उसका विकास होगा। और सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत सारी उपक्रियाएं करता है सीखने के लिए। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखना बच्चा एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। सोचो, इस डिफिनीशन को जब आप ऐसे लिख दोगे तो पहला ही पैराग्राफ, जैसा पहला पैराग्राफ है, पहला ही पैराग्राफ पढ़ने के बाद एग्जामिनर इतना प्रभावित हो जाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है। और इतना लिखने के बाद तुरंत आप यहाँ आ जाइए और आप लिख दीजिए, अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जरूरी नहीं किताब की पूरी लैंग्वेज को आप उतार दो, कभी नहीं ज़रूरी है। आप अपने लैंग्वेज में जितना अच्छे से लिख पाओ वही लिखो। और जब यहाँ उदाहरण दे दोगे बच्चा तो उदाहरण बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप अधिगम को आप सीख चुके हो कि अधिगम होता क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप जान चुके हो। अब आपको इसके बारे में लिखना बेहद आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके दिमाग में इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर है, अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं, अधिगम और सीखने की प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइए समझते हैं या स्पष्ट करते हैं, इसकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं। कुछ भी, एक छोटी लड़की जिसका नाम निहारिका है। अब सभी बच्चों ने बुक से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इसी नाम का ज़्यादा यूज करेंगे। जब भी उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा तो ज़्यादातर बच्चे इसी नाम का यूज करेंगे, तो आप कोई और नाम यूज कर लीजिएगा। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम निहारिका नर्सरी की छात्रा है। उसके पिता कमरे में बैठे सेव कर रहे हैं, सेव इन द सेंस सेविंग कर रहे हैं। रेजर ज़मीन पर खड़ा रखा है। रेजर मतलब बच्चा जिससे वो अपनी सेविंग करते हैं, वो जो रेजर होता है वो ज़मीन पे पड़ा है। अचानक ही लड़की के पैर में रेजर आ जाता है। एक कहानी जैसा है, यह एक कहानी जैसा है और ये आपको बिल्कुल याद रहेगा। उसके पैर के नीचे आ जाता है और रेजर लड़की के पैर में रेजर पर आ जाता है। आपने लिखा ना, अचानक ही लड़की का पैर रेजर पर आता है। खून का फुब्बारा छूटने लगता है, घबराहट होती है। घाव को साफ करके पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करता है, उसको एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन की सुई से उत्पन्न पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाती है। अगले दिन उसे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यद्यपि डॉक्टर उसे इंजेक्शन नहीं लगाना है, केवल ड्रेसिंग ही करनी है, फिर भी निहारिका डॉक्टर की शक्ल देखकर रो पड़ती है और उससे बचने का प्रयास करती है। अतः यह एक घटना है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं माता पिता और अध्यापकों के अनुभवों से आती हैं। किसी व्यवहार के अन्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। इस घटना से एक बात स्पष्ट हो गई है कि व्यवहार का उद्धार उद्दीपन और अनुक्रिया है। इस क्रिया प्रक्रिया को ही हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आगे और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब बच्चा, ये जो एक प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक छोटी सी बच्ची होती है, उसका नाम कुछ होता है। वो लड़की जो है, उसके पापा एक कमरे में सेव कर रहे होते हैं। उनके सेविंग की जो रेजर मशीन होती है, बच्चा ज़मीन पर पड़ी थी, बच्ची के पैर में लग गया जिससे खून बहने लगा और लोग को घबराहट हुई। लोगों ने उसके खून को साफ किया, ले जाकर अस्पताल ले गए, वहाँ ड्रेसिंग कराए। उसके बाद इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन की पीड़ा को वह बच्ची सह नहीं पाई। अगले दिन फिर ड्रेसिंग कराना था, लेकिन बच्ची डॉक्टर की शक्ल को देख के डर रही थी। ये जो पूरी प्रक्रिया है,
बस इतनी कहानी अपने दिमाग में आपने जब बना लिया, आगे आपने अच्छे से डिफिनीशन दे दिया था, अगला आपने एग्जाम्पल दे दिया और फिर आपने लिख दिया ये जो प्रक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया है, यही एक सीखने का उद्दीपन, यानी जो आपको यहाँ लिखा गया है यह जो प्रक्रिया है बच्चा, यही कहीं ना कहीं सीखने का क्या है, अर्थ को स्पष्ट करती है। यह प्रक्रिया है ना, इसी बात को लिख सकते हो अपने शब्दों में कि यह जो है सीखने के अर्थ को कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है। तो बच्चा इतना लिखने के बाद एग्जामिनर ऑलरेडी प्रभावित हो जाएगा और उसको लगेगा कि बच्चे ने पढ़ रखा है। कोई भी एग्जामिनर आपकी पूरी बुक को कभी नहीं पढ़ता है, आपने जितना भी लिख रखा है वो पूरा कभी नहीं पढ़ता है, लगभग यही सारी चीज़ें पढ़ के वो आगे बढ़ते हैं। फिर आप कुछ डिफिनीशन ज़रूर, इस बात को ध्यान देना, कुछ डिफिनीशन ज़रूर बच्चा किसी न किसी विद्वान का आप दे देना, एक या दो विद्वान का नाम लिख के उनके शब्दों में उनका डिफाइन ज़रूर कर देना। इसका मतलब होगा कि आपने पढ़ रखा है और इसे हेडलाइट कर दीजिएगा, मतलब ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। इन चीज़ों को आप ज़रूर लिखिएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे हैं, जेपी गिलगढ़ हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार का बाध्य प्रभावित करती है। तो ऐसे किसी दो का जिनका डिफिनीशन आपको ईजी लगे उनका आप पढ़ लीजिएगा और इन्हीं चीज़ों को बच्चा जाके वहाँ पर आप क्या कर देना, वहाँ पर डिफाइन कर देना, अच्छे से बता देना। आगे दिया गया है अधिगम सीखने के प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम की इच्छा यानी मतलब क्या है, विल टू लर्न यानी सीखने की इच्छा जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब इनको प्रभावित करने वाले कारक में आ जाएंगे। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल एबिलिटी, इनके बारे में कौन नहीं लिख पाएगा। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो हमें बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बड़े आसानी से इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे बच्चा देखो, बुद्धि के बारे में कह रहा है, इंटेलिजेंस के बारे में कह रहा है, आकांक्षा का स्तर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो सारे हेडिंग कहीं ना कहीं परिपक्वता क्या होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। परिपक्वता को बच्चा मैच्योरिटी कहते हैं। यहाँ देखो मैच्योरेशन लिखा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि एक टाइम के बाद आती है ना, कहता है कि मैच्योर हो गए हैं। तो वो परिपक्वता हमेशा नहीं होती है। जैसे आप समझो, एक टाइम होता है जब हम लोग 18 साल 17 साल 16 साल के होते हैं, तो अगर किसी से भी मतलब इन द सेंस कह सकते हैं लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो उस टाइम हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर वो कहती है कि हमारे लिए यही काम करिए तो हम उसके लिए करने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है हम वो चीज़ें करते हैं। वो अगर रात में बोलते कि हमें समोसा खाना है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो होता है, जो नायक होता है, परेशान होता है उसके समोसा लाने के लिए। ठीक है, हम कहीं से भी हलवाई को मार पीट के लाएंगे लेकिन समोसा ला के तुमको खिलाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा अनमेच्योरिटी रहती है, वो मैच्योर नहीं रहते हैं। लेकिन वही लोग एक टाइम के बाद जब 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए और शाम को बोलती है कि समोसा लाइए, तो अगला इंसान क्या बोलता है, सो जाओ, समोसा कल खाना। क्योंकि अब वो मैच्योर हो गया है, अब उन चीज़ों को नहीं कर सकता है जो वो पहले कर रहा था। तो एक मैच्योरिटी का ही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम आपको बहुत खुल के नहीं इनके बारे में डिफाइन कर रहा हूँ, बस आप इतना जान लेना, यही एक मैच्योरिटी होती है। एक टाइम के बाद चीज़ें आ जाती हैं और फिर आप एक मैच्योरिटी की तरह एक बिहेवियर आपका जो होता है, एक अलग तरह का बिहेवियर होता है। उस तरह का बिहेवियर नहीं होता जैसा आपका पहले था। वो व्यवहार में आपके परिवर्तन आ जाता है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मेरा मानना है। प्रशिक्षण है, सीखने का सामान्यीकरण है, अभ्यास है, रुचि का सुझाव है। बच्चा इन सारी चीज़ों को आप आराम से लिख के इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो बहुत बड़ी ना बने। वैसे भी हमने देखा है कि अभी जो भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं आपके यूनिट वाइज, इनके व्यूज़ भी कम आते हैं। आप लोग शायद शेयर नहीं करते हैं या आप वॉच नहीं करते हैं उतना। तो बच्चा मैं भी उतना इंटरेस्ट फिर नहीं लेता इन वीडियोज़ में। आप देखिए, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको पूरी बुक्स के वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी ही। और किसी भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।